हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज हम विजन आईएएस के सेकंड एंड थर्ड मई वाले डेली करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने से पहले आपको बता दें कि ओनली आईएएस का जो आपका उड़ान 500 डेज वाली करंट अफेयर्स है, इंटरनेशनल रिलेशंस एंड सिक्योरिटी एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, उसका पार्ट 1 डाल दिया गया है। आप उसे वॉच कर सकते हो, काफी बेनिफिशियल होगा प्रीलिम्स के रिवीजन के लिए, क्योंकि वीडियो फॉर्मेट में जब आप स्टडी करते हो तो कहीं ना कहीं वो रिटेन रहती है लंबे समय तक, और अच्छे से आप क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकोगे अगर आप एक बार रिवाइज करते हो वीडियो फॉर्मेट में, एंड अगेन you revise through your booklet or through the video series itself, then it will definitely help you. So without delaying, let's move to the first topic. Melting glaciers due to climate change caused earth axis to shift since mid 90s। यानी कि स्टडी आई है कि जो क्लाइमेट चेंज के कारण ग्लेशियर्स की मेल्टिंग हो रही है। कैसे मेल्टिंग हो रही होगी? तो क्लाइमेट चेंज के कारण टेम्परेचर राइज होता है। टेम्परेचर राइज होने के बाद आपका जो ग्लेशियर्स है वो मेल्ट होने लगेंगे, तभी तो आपके हिमालयन ग्लेशियर्स है जो है वो मेल्ट हो रहे हैं, या फिर आर्कटिक या अंटार्कटिक के ग्लेशियर्स है वो मेल्ट हो रहे हैं। तो यही कही गई है कि इसके कारण आपका अर्थ का एक्सिस है वो शिफ्ट हो रहा है, और ये मिड 90s से ऐसी बात देखने को मिल रही है, और ये स्टडी में सामने आया है। सो अर्थ एक्सिस की बात करें तो ये आपका लाइन है along which it spins around itself, है ना। आपको भी पता है कि there is earth and there is a tilt, and इसी tilt के along आपका अर्थ मूव करते रहता है west to east, है ना। and along with what it also revolves around the sun। तो ये जो पॉइंट है on which the axis intersects the planet's surface, वो आपका जियोग्राफिकल नॉर्थ है और साउथ पोल से। नॉर्थ पोल और साउथ पोल तो आप जानते ही हो, आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, है ना। लेकिन आपको पता होगा कि जो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है, मैग्नेटिक साउथ पोल है, वो डिफरेंट है फ्रॉम द जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, है ना। एंड ये भी आप देख लो, लोकेशन ऑफ द पोल्स इज नॉट फिक्स। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो पोल्स है वो भी मूव करती है व्हेन द एक्सिस मूव्स, क्योंकि आपका जो अर्थ है, जो सिस्टम है, ईच एंड एवरीथिंग इज मूविंग इंक्लूडिंग द पोल्स इटसेल्फ। पोल्स तो लोकेशन है ना, लेकिन अर्थ तो ओवरऑल मूव कर रही है, तो इंक्लूडिंग द पोल्स इट आल्सो मूव्स व्हेन द अर्थ एज मूव्स। एंड ये जो आपका मूवमेंट है उसे पोलर मोशन कहते हैं। तो जनरली पोलर मोशन is caused by changes in the hydrosphere, atmosphere, oceans or solid earth, but now climate change कहीं ना कहीं वो ऐड कर रही है द डिग्री विथ विच द जियोग्राफिकल पोल्स वॉन्डर, है ना। तो कहीं ना कहीं कहने का मतलब ये है कि क्लाइमेट चेंज जो है वो जो मोशन है पोल्स का उससे अफेक्ट कर रही है। और देख लो आप, अकॉर्डिंग टू द न्यू स्टडी, सिंस द 1990s क्लाइमेट चेंज हैज काउज्ड बिलियन ऑफ टन्स ऑफ ग्लेशियर आइस टू मेल्ट। वो हमने आपको बताया, और ये सब आइस में आपका मेल्ट होकर किस में तब्दील हो गए? तो ओशियनिक वाटर में सारे वाटर चले गए। एंड इसके कारण जो अर्थ पोल्स है वो अब आपका न्यू डायरेक्शन में मूव करने की दिशा दिखा रहा है। और देख लो, ये जो आपका नॉर्थ पोल है ये आपका न्यू ईस्टवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो रहा है। ये 1990s के बाद के डाटा का एनालिसिस है। न्यू ईस्टवर्ड यानी कि टुवर्ड्स लाइक दैट, है ना। तो ये इस वे में आपका शिफ्ट हो रहा है बिकॉज देयर इज चेंज इन द हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर इज योर व्हाट? योर वाटर इकोसिस्टम। जो भी है आपका ओशियन है, सीज है, ये सब हाइड्रोस्फीयर है ना आपका। तो ये आपका वर्ल्ड हाइड्रोस्फीयर है। कैसे चेंज हो रहा है ये हाइड्रोस्फीयर? ग्लेशियर के मेल्टिंग के कारण आपका जो भी वाटर है वो ऐड हो रहा है ओशियन में। एंड व्हाइल दिस चेंज इज नॉट एक्सपेक्टेड टू अफेक्ट द डेली लाइफ, लेकिन खास बात, खुशी की बात ये है कि ये जो चेंज है वो आपका डेली लाइफ अफेक्ट नहीं करेगा। ये हो सकता है लेंथ ऑफ डे और नाइट जो भी है उसे चेंज कर दे, लेकिन बाय फ्यू मिली सेकेंड, तो उतना ज्यादा इम्पैक्ट तो नहीं होगा। पोलर मोशन वो आपका पोलर वॉन्डरिंग से अलग है, और मैग्नेटिक पोल्स ओवर अर्थ सरफेस वॉन्डर थ्रू जियोलॉजिक टाइम। मैग्नेटिक पोल आपको ही पता है ना, वो भी शिफ्ट होता है। जो आज आप देख रहे हो मैग्नेटिक पोल नॉर्थ दिशा में, वो हो सकता है बहुत पहले वो साउथ मैग्नेटिक पोल था। फिलहाल तो आप समझ रहे होंगे कि जो आपका नॉर्थ मैग्नेटिक पोल है और नॉर्थ जियोग्राफिकल पोल है, दोनों एक ही आपका नॉर्थ वर्ड में लाई करता है। लेकिन
आपका ये जो मैग्नेटिक पोल्स है वो चेंज होते रहते हैं, यानी कि इतिहास में अगर जियोलॉजिकल हिस्ट्री में अगर जाएं तो ये जो आपका नॉर्थ मैग्नेटिक पोल है वो कभी साउथ मैग्नेटिक पोल हुआ करता था, और ये जो आपका साउथ मैग्नेटिक पोल है वो कभी नॉर्थ मैग्नेटिक पोल हुआ करता था। इट इज ऑल ड्यू टू योर इंटरनल चेंजेस जो आपके अर्थ के इंटीरियर में होते रहते हैं, मोल्टेन मैग्मा कह लो या फिर इंटेंस प्रेशर टेम्परेचर, ये सब कुछ कह लो, ये सब इसके जिम्मेदार है ना। तो ये आपको पता होने चाहिए। सो हमने इससे डिटेल से डिस्कशन किया, होप आप लोगों को पसंद आई हो। एंड प्रीलिम्स के लिए आपको बेसिकली एक बात याद रखना है कि जो जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल है और जो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है वो आपका एक ही दिशा में है। ऐसा नहीं है कि जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल जो है वो आपका नॉर्थ मैग्नेटिक पोल के अपोजिट में है। यहाँ आप देख लो ना, यहाँ जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल है, यहाँ पर नॉर्थ मैग्नेटिक पोल है, दोनों सेम आपके डायरेक्शन में है। और यहाँ पर आप देख लो जियोग्राफिकल साउथ पोल एंड साउथ मैग्नेटिक पोल। आप हमें बताइए ये मैग्नेटिक फील्ड हमें क्या करता है, व्हाट इज द यूजफुलनेस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। गवर्नमेंट टारगेट्स रोड कंस्ट्रक्शन वर्थ 15 लाख करोड़ इन द नेक्स्ट 2 ईयर्स। तो देख लो इन्वेस्टमेंट की बातें चल रही है रोड कंस्ट्रक्शन में। तो आप देख लो ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर चूंकि काफी ज्यादा नेसेसरी होता है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, क्योंकि सारे ट्रेड कह लो या फिर जो भी मूवमेंट्स कह लो, विदाउट ट्रांसपोर्टेशन, विदाउट रोड कनेक्टिविटी, रेल कनेक्टिविटी, यहाँ पर तो रोड कनेक्टिविटी की बात करी जा रही है, लेकिन ओवरऑल रोड, रेल, एयर, ये सब कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट होते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। इसलिए रोबस्ट रोड नेटवर्क एक इंपॉर्टेंट पिलर कह सकते हैं भारत के स्पीडी इकोनॉमिक रिकवरी के लिए, है ना। अब एक सिंपल सा एग्जांपल देख लो, अगर ये जो आपके अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, अगर उनको गांव में डिलीवरी करनी है तो वो कैसे करे अगर रोड कनेक्टिविटी नहीं है ना। अगर रोड कनेक्टिविटी हो, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर हो, तो ये डिलीवरी गांव में भी करी जा सकती है, कम्युनिकेशन हो तो गांव में भी करी जा सकती है ना। इसलिए रोड जो है या फिर ट्रांसपोर्ट जो है वो काफी ज्यादा नेसेसरी कह सकते हो होती है। लेकिन चैलेंजेस क्या है रोड के डेवलपमेंट में। पहली बात तो ये कि रोड के डेवलपमेंट के लिए आपको लैंड एक्वायर करनी पड़ेगी, और लैंड एक्वायर करने के लिए आपको कंपनसेशन देने पड़ते हैं, और कंपनसेशन जब देने पड़ेंगे तो हायर कॉस्ट ऑफ कंपनसेशन हो सकता है। तो ये एडिशनल बर्डन हो जाएगा कि पहले कंपनसेशन दो, उसके बाद रोड बनाने में खर्चे करो। तो ये कहीं ना कहीं जो बर्डन है वो बढ़ सकता है, इसलिए एक कॉस्ट आ जाती है, तो ये एक चैलेंज हो सकता है। और अभी तो गवर्नमेंट के अपने ही हाथ बंधे हुए हैं, क्योंकि सारा जो खर्च है वो कोविड-19 के रिलेटेड ट्रीटमेंट्स या फिर टेस्ट या फिर वैक्सीन, ये सब के लिए किया जा रहा है। तो ये और भी एक चैलेंज है। एंड टाइट लिक्विडिटी सिचुएशन अमंग द बैंक्स, ये भी है कि जो बैंक्स है उनके पास लिक्विडिटी के खुद की कमी है, तो फिर ये दूसरे को क्या लोन देंगे। या फिर एनबीएफसीज की भी बात कर लो, सेम ही सिचुएशन है। एंड सोर्स ऑफ फंडिंग is limited to budgetary support from the central government and borrowing। तो जो फंडिंग के सोर्स है वो भी लिमिटेड है। कैसे, या तो बजट से फंड किए जा सकते हैं या फिर बोरोइंग करी जा सकती है। अब बोरोइंग करने हैं तो भी तो पे करने पड़ेंगे। एज वेल एज अभी की स्थिति अगर देखी जाए तो अभी लोग अपनी जान बचाने के फिनाक में है, कहीं ना कहीं स्थितियां काफी ज्यादा गड़बड़ है। तो ऐसे में जो डिले हो सकता है प्रोजेक्ट के इम्प्लीमेंटेशन में, एंड चैलेंजेस हो सकती है, अगर लोग काम करने लगे इन्फेक्शंस का खतरा हो सकता है। तो ये सब कुछ चैलेंजेस हैं जो आप देख सकते हो। तो स्टेप्स क्या क्या लिए गए हैं, तो 2021 to 22 का जो बजट रहा है इसने 1,18,101 करोड़ रुपए अलग से रखे हैं, एलोकेट किए हैं रोड ट्रांसपोर्टेशन एंड हाईवे सेक्टर के डेवलपमेंट के लिए, इन एडिशन टू द ऑथराइजेशन टू रेज इंटरनल एंड एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्सेस ऑफ 65,000। तो इतना जो है 1,18,101, ये तो आपका बजट से एलोकेट करवाए गए। बाकी जो है 65,000 करोड़ उसको एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्सेज से प्राप्त करेंगे। एक्स्ट्रा बजटरी यानी कि वैसे पैसे या लिक्विडिटी जो बजट से एलोकेट नहीं हो रही, वो एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्सेज यानी कि कहीं से उधार ले लिया है ना, कुछ इस प्रकार से एक्स्ट्रा बजटरी लोन ले लिया, लेकिन वो बजट से नहीं लाए जाएंगे। और जो आपका नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन काफी चर्चे में रही थी पिछले साल, इसने भी कहीं ना कहीं रोड ट्रांसपोर्ट पर फोकस किया था, और सेंटर ने 4,466 किलोमीटर ऑफ हाईवे अंडर द भारतमाला परियोजना स्कीम के अंतर्गत ऑब्जेक्टिव रखी थी।
एज वेल एज फर्दर चैलेंजेस की बात करें तो फंडिंग गैप को भी ब्रिज करना पड़ेगा। फंडिंग गैप यानी कि आपने प्रोजेक्ट इनिशिएट कर दिया लेकिन भविष्य में पैसे की ही कमी पड़ गई और प्रोजेक्ट इनकम्प्लीट रह गया, तो भाई साहब उसको कंप्लीट करवाना होगा ना, उसके लिए आपको अलग से फंडिंग देनी पड़ेगी, है ना। जो गैप आ गई है उस गैप को भरना पड़ेगा, इसलिए फंडिंग गैप को भी ब्रिज करना एक चैलेंज होता है। और ये कुछ बातें आपको याद रखनी है। अब ये फंडिंग गैप को ब्रिज करने के लिए क्या क्या इनिशिएटिव है देख लो। 100% एफडीआई रोड सेक्टर में लाए गए हैं। एनएचएआई का आपका इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है, इससे लॉन्च किया जाएगा। न्यूली अनाउंस्ड डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये भी मेजर रोल प्ले कर सकती है ना, सो दैट जो आपके मनी है, कैपिटल है या फिर जो आपके कॉस्ट है वो आपके उसको बियर करा जा सके इजीली एंड विथ अवेलेबिलिटी। तो ये सब कुछ बातें हैं। और अगर हम सम फैक्ट्स की बात करें तो इंडिया हैज द सेकेंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क इन द वर्ल्ड। इसे याद रखना है, फर्स्ट नहीं है, सेकेंड है। और इंडिया की जो रोड नेटवर्क है इसमें आपका नेशनल हाईवेज, स्टेट हाईवेज, डिस्ट्रिक्ट रोड्स, रूरल रोड्स, अर्बन रोड्स, प्रोजेक्ट रोड्स, ये सब आ जाते हैं। और ये सारे रोड नेटवर्क आपका 64.5% ऑफ ऑल गुड्स जो हमारे देश में ट्रांसपोर्ट होते हैं एंड 90% ऑफ इंडिया टोटल पैसेंजर ट्रैफिक। इसीलिए इसका सिग्निफिकेंस काफी ज्यादा है, इसकी मेंटेनेबिलिटी करने की ज्यादा जरूरत होती है। आप समझ सकते हैं 90% ऑफ इंडिया टोटल पैसेंजर ट्रैफिक को ये कैरी करता है आपका रोड नेटवर्क, तो ये बेहद ही महत्वपूर्ण है। सो ये आपका मेंस के लिए काफी इंपॉर्टेंट और काफी अच्छा टॉपिक है, और प्रीलिम्स के लिए एज सच उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। सेंटर रिलीजेस 8,873 करोड़ फॉर स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड। तो ये आपका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है सेंट्रल शेयर का इन द एसडीआरएफ, जो आपके 21-22 फाइनेंशियल ईयर के लिए एलोकेट किए गए थे, तो रिलीज कर दिए गए हैं, वो भी अहेड ऑफ द नॉर्मल शेड्यूल। तो सेंटर ने कहा है कि जो स्टेट है वो 50% ऑफ द अमाउंट कोविड-19 के कंटेनमेंट मेजर्स के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि जो भी फंड इसमें दिए गए हैं स्टेट को, इसका 50% अमाउंट कोविड-19 के कंटेनमेंट मेजर्स के लिए यूज किए जाएंगे। और उसमें भी क्या, जो ऑक्सीजन जनरेशन की समस्या आप देख रहे हो, ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी की समस्या देख रहे हो विभिन्न राज्य में, जिसके कारण जो मासूमों की जानें हैं वो नहीं बच पा रही है, इट इज ऑल बिकॉज लैक ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन की जो रैपिड डिमांड बढ़ी है, उस रैपिड डिमांड को बेसिकली फुलफिल करने के लिए, सप्लाई को एसेस करने के लिए ये आपका ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स बनाए जाएंगे, वेंटिलेटर्स मंगवाए जाएंगे, तो ये सब कॉस्ट में आपका खर्च होगा, तो इसमें खर्च किए जा सकते हैं। एंड अगर फर्दर डिटेल्स की बात करें तो अंडर द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड आपका नेशनल लेवल पर बनाया गया है, स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड स्टेट लेवल पर बनाया गया है टू मीट द रेस्क्यू एंड रिलीफ एक्सपेंडिचर। अगर कोई नोटिफाइड डिजास्टर होता है, तो फॉर एग्जांपल सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोविड को नोटिफाइड डिजास्टर डिक्लेयर कर दिया था, है ना, और 2018 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने कंट्रीब्यूशन जो है वो 90% बढ़ा दी थी, एंड ऑल द स्टेट्स विल कंट्रीब्यूट 10% टू द एसडीआरएफ। ये याद रखना है ना, एसडीआरएफ में 90% आपका कंट्रीब्यूशन सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से 2018 की बात चल रही है, एंड आपका जो 10% है वो आपका एसडीआरएफ की तरफ से आएगा। एंड इट इज रिलीज्ड इन 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स, और वो भी आपका फाइनेंस कमीशन रिकमेंडेशन के आधार पर। और एसडीआरएफ का इस्तेमाल यूज किए जाएंगे ओनली फॉर प्रोवाइडिंग इमीडिएट रिलीफ टू द विक्टिम्स। ये भी याद रखना, एसडीआरएफ शैल बी यूज्ड ओनली फॉर प्रोवाइडिंग द इमीडिएट रिलीफ टू द विक्टिम्स। ये सब आपके डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में लिखे गए हैं ना। और डिजास्टर्स जो कवर किए गए हैं एसडीआरएफ में, जैसे आपका साइक्लोन है, ड्राउट है, अर्थक्वेक है, फायर है, फ्लड है, ये सब आ गई। और पिछले साल मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने, मैंने आपको बताया, टू ट्रीट कोविड-19 एज को नोटिफाइड डिजास्टर सो दैट असिस्टेंस प्रदान करे जा सके अंडर द एसडीआरएफ। एंड ऑल्सो स्टेट गवर्नमेंट जो है ये अपना 10% फंड जो है इस्तेमाल कर सकती है लोकल डिजास्टर्स के लिए। लोकल डिजास्टर्स यानी कि those disaster which has been not classified or categorized in the notified list। तो प्रीलिम्स के लिए डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के कुछ प्रोविजंस बेहद ही महत्वपूर्ण है। और फिलहाल आपका जो शेयर है एसडीआरएफ में आपको अच्छे से याद रखना है 90:10 है ना, ये जरूर याद रखना है। एंड फर्दर डिटेल्स, हाँ, नोटिफाइड डिजास्टर्स आपका कोविड-19 रहा है, और लोकल डिजास्टर्स यानी कि विच आर नॉट नोटिफाइड और नॉट इंक्लूडेड इन द नोटिफाइड लिस्ट, ये पता हो जाए तो बढ़िया है।
एंड लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, फायर सेफ्टी रेगुलेशंस फॉर पब्लिक बिल्डिंग्स। तो रिसेंट वीक्स में आपने देखा कि किस प्रकार से फायर इंसिडेंट्स की घटना बेहद ही तेजी से देखने को मिली विभिन्न हॉस्पिटल्स में एट द वेरियस लोकेशंस इन इंडिया, है ना। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए कुछ सेफ्टी रेगुलेशंस लाए जाने के बातें चल रही है। और फर्दर डिटेल्स की बात करें तो आप देख लो, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने कहा है कि 330 पीपल डाइड इन द कॉमर्शियल बिल्डिंग फायर्स इन द 2019। एंड कारण क्या हो रहे हैं ऐसे आपके फायरिंग के, तो आप समझ सकते हो हॉस्पिटल्स कंप्लीटली पैक्ड होता है और जो ऑक्सीजन होते हैं या फिर ऑक्सीजन जनरेटर मशीन्स होते हैं वो फिलहाल की स्थिति देखी जाए तो वो इंडेफिनिट पीरियड के लिए ऑपरेट हो रहे हैं। ऐसे में हीट हो जाती है, शॉर्ट सर्किट हो जाती है, तो ये सब कारण होते हैं। लेकिन यहाँ आप देखो इलेक्ट्रिकल फॉल्ट्स जो है वो आपका लीडिंग काउज बताया गया है फायर्स का, है ना। एंड स्टेट गवर्नमेंट आर आल्सो लैक्स, यानी कि कहीं ना कहीं जो सेफ्टी लॉज होती हैं, बिल्डिंग की सेफ्टी लॉज होती हैं, या तो उनको मॉनिटर नहीं करती या तो उनकी ऑडिटिंग नहीं करती कि क्या सब कुछ ठीक है, क्या कुछ कमी तो नहीं है ना। तो ये भी कहीं ना कहीं है लैक्स वाला अप्रोच जो स्टेट गवर्नमेंट का रहा है, जिसके कारण ये सब समस्याएं बढ़ रही है। कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंटेशन में ही तो इश्यू होती है। दो ही चीज तो हमारे देश में दिक्कतें खड़ी कर रही है फिलहाल, इम्प्लीमेंटेशन एंड मॉनिटरिंग। इम्प्लीमेंटेशन एंड मॉनिटरिंग ये दोनों अगर ठीक से ऑपरेट होने लगे तो आधी से ज्यादा समस्याएं जो हमारी पब्लिक सेक्टर की है वैसे भी खत्म हो जाए, है ना। तो ये बात है। एंड इक्विपिंग द पब्लिक बिल्डिंग्स विथ मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड मैकेनिज्म टू डील विद द फायर सेफ्टी। तो क्या क्या मैकेनिज्म हो सकते हैं? सबसे पहली बात तो आपको याद रखना है, फायर सर्विस आपका स्टेट सब्जेक्ट है एंड इसको म्युनिसिपल फंक्शन में भी डाला गया। म्युनिसिपल फंक्शन यानी कि आपको पता है ये जो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था 73 74, उसके बाद आपका पंचायती एंड म्युनिसिपैलिटी एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के रूप में आए थे और उसके कुछ फंक्शंस भी डेडिकेट किए गए थे, तो जिसमें आपका फायर सर्विस, फायर कंट्रोल ये म्युनिसिपल फंक्शंस के हाथों में दिया गया है इन द 12th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 243W, जो म्युनिसिपैलिटीज के फंक्शंस को डील करती है। एज वेल एज पार्ट 4 ऑफ द नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इंडिया, ये आपका सर्टेन स्पेसिफिकेशंस एंड गाइडलाइन बताती है फॉर द डिजाइन मटेरियल जो रिड्यूस कर सकती है डिस्ट्रक्टिव फायर्स को। एंड नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, इन्होंने रिक्वायरमेंट्स को स्टिपुलेट करा है फॉर फायर सेफ्टी इन द पब्लिक बिल्डिंग इंक्लूडिंग हॉस्पिटल। एंड लास्ट ईयर सुप्रीम कोर्ट ने सारे स्टेट्स को भी डायरेक्ट किया था कि वो फायर सेफ्टी ऑडिट्स करे डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल का, सो दैट इस प्रकार की घटना ना आए। लेकिन कहीं ना कहीं देख लो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हो, ये सब तो दूर की ही बात हो जाती है। यहाँ पर तो देखने को भी नहीं मिल रही कि रूल्स है, रेगुलेशन है, लेकिन क्या किया जाए। अभी स्थिति ऐसी चल रही है कि जो आपके पेशेंट्स आ रहे हैं काफ़ी ज़्यादा भारी मात्रा में है और डॉक्टर्स को भी कहीं ना कहीं रेस्ट लेने का मौका नहीं मिल रहा। और जो भी टेक्निकल ग्लिचेज है, वैसे तो होना नहीं चाहिए कि आपका इस प्रकार का इंसिडेंट हो, कहीं ना कहीं नुकसान होता है, तो प्रॉपर मॉनिटरिंग तो चाहिए ही चाहिए। And states and UTs have been directed to update their respective local building bylaws and to align with model bill on maintenance of fire and emergency services 2019। ये सब कुछ बातें हैं। सो प्रीलिम्स के लिए एज सच आपके लिए इसमें इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन मेंस के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहा है ये। तो मैकेनिज्म टू डील विद द फायर सेफ्टी ये पता होनी चाहिए। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, यूनाइटेड स्टेट्स यानी कि जो यूएस है, उन्होंने हिंट दिया है वे फॉरवर्ड ऑन द ट्रिप्स प्रपोजल जो इंडिया के द्वारा मूव की गई थी, साउथ अफ्रीका के द्वारा मूव करी गई थी अक्टूबर 2020 में। तो क्या है भाई साहब ये प्रपोजल? तो बेसिकली भारत और साउथ अफ्रीका सब ने मिलकर ये प्रपोजल रखा था कि जो कोविड-19 की वैक्सीन है, थेरोपेटिक्स है, उनका इक्विटेबल एक्सेस हो ऑल ओवर द वर्ल्ड, है ना, सो दैट सभी देशों के लिए एक्सेसिबिलिटी अवेलेबिलिटी हो वैक्सीन का। तो इंडिया एंड साउथ अफ्रीका ने प्रपोजल डाला था, मूव किया था WTO में, सो दैट जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शंस दिए जाते हैं, प्रोवाइड किए जाते हैं स्टेट्स के द्वारा अंडर द ट्रिप्स एग्रीमेंट, उसको तत्काल रूप से वेव कर दिया जाए, वेव ऑफ कर दिया जाए, यानी कि रोक दिया जाए। तो ट्रिप्स की बात करें तो ये आपका 1995 में मल्टीलेटरल एग्रीमेंट कह सकते हो, किसके ऊपर? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के ऊपर, है ना। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स यानी कि वैसी वस्तुएं या वैसी डिजाइन या आप कह सकते हो कॉपीराइट जिसपे ऑनर का हक होता है, उसके बिना किसी, उसके अलावा किसी और का हक नहीं होता, है ना।
जैसे एप्पल के प्रोडक्ट, एप्पल के डिजाइन है तो वो एप्पल के हक है, उसका कोई डिजाइन चोरी नहीं करेगा, है ना, समझ रहे हो, यही है आपका आईपीआर, इसको इसी को प्रोटेक्शन देना यानी कि आपका आईपीआर प्रोटेक्शन होता है ना। तो मल्टीलेटरल एग्रीमेंट ऑन आईपीआर जैसे कॉपीराइट, इंडस्ट्रियल डिजाइन, पेटेंट, प्रोटेक्शन ऑफ अनडिस्क्लोज्ड इंफॉर्मेशन या ट्रेड सीक्रेट, एंड ये आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन को हार्मोनाइज करते हैं। कैसे? तो बाइंडिंग ऑब्लिगेशंस रखते हैं मेंबर कंट्रीज के ऊपर, सो दैट मिनिमम लेवल ऑफ प्रोटेक्शन एंड इन्फोर्समेंट तो हो आईपी राइट्स का इन देयर टेरिटरीज, अदरवाइज कंपनीज लॉस में चली जाएंगी ना। कंपनीज कोई प्रोडक्ट बना रही हैं तो फिर वो प्रोडक्ट का आपका प्रोटेक्शन नहीं हो रहा, उनके डिजाइन का प्रोटेक्शन नहीं हो रहा, तो कहीं ना कहीं कंपनीज क्यों बनाएंगे, क्यों इनोवेट करेंगे, क्यों R&D करेंगे, इसलिए ऑब्जेक्टिव रखा जाता है आईपीआर प्रोटेक्शन। एंड जो क्रिटिक्स हैं वो आर्ग्यू करते हैं कि जो आईपी राइट्स है स्पेशली दोज ऑन पेटेंट्स हिंडर द इंट्रोडक्शन ऑफ अफोर्डेबल वैक्सीन। बिल्कुल सही, अगर पेटेंटेड है यानी कि दिक्कतें क्या आएंगी कि भाई साहब उनके अलावा और कोई नहीं प्रोड्यूस कर सकता, वो जिनको राइट देंगे वो प्रोड्यूस करेंगे, जितने पैसे मांगे जाएंगे उतने पैसे दोगे तभी जाके आप प्रोडक्शन लाइसेंस या जो भी वो दिया जाएगा। तो इसीलिए दिक्कतें आती है कहाँ पर, अफोर्डेबल वैक्सीन या अफोर्डेबल आपके ड्रग्स ये सब नहीं मिल पाते, खासकर डेवलपिंग कंट्रीज को, है ना। एंड ऑल्सो द इट डिनाइज द पीपल देयर राइट टू हेल्थ, अल्टीमेटली राइट टू लाइफ, ये सब कुछ बातें हो जाती है। तो अल्टरनेटिव मेजर्स की बात करें तो क्या होगा, तो अल्टरनेटिव मेजर्स दैट कुड बी परस्यूड अगर वेवर डिनाइड हो जाता है, यानी कि अगर लेट से कि बोला गया कि भाई साहब मैं नहीं दूंगा, मैं वेव नहीं करूंगा, तब क्या, तो वॉलंटरी लाइसेंसिंग एग्रीमेंट फार्मास्यूटिकल कंपनीज और कंट्रीज के साथ किए जा सकते हैं दैट विश टू मेक द वैक्सीन डोजेज ऑन देयर ओन यूज, ऑफ देयर ओन यूज। दूसरा इंपॉर्टेंट बात होती है कंपलसरी लाइसेंसिंग, ये काफी ज्यादा न्यूज में रहती है और ये क्वेश्चंस के रूप में आ सकता है। कंपलसरी लाइसेंसिंग का मतलब ये है कि लेट्स से अभी कोविड-19 की स्थिति आ गई, काफी बड़ी त्रासदी कह सकते हो, ऐसे में लोगों की जान जाती जा रही है, ये इन्फेक्शन से रुक नहीं रहा, तो ऐसे स्थिति में वैक्सीन तेजी से बनाई जाए, डेवलप करी जाए, लेकिन वैक्सीन डेवलप करने के लिए आपके पास वो लाइसेंस तो होना चाहिए, तभी तो आप बना पाओगे वैक्सीन। लेकिन लेट से कंपनी ने लाइसेंस ना दिया, तो WTO के तहत एक प्रोविजन है कि अगर कोई पेटेंटेड कंपनी लाइसेंस नहीं देता है तो कंपलसरी लाइसेंस के तहत जो गवर्नमेंट है मेंबर ऑफ WTO, बेसिकली गवर्नमेंट जो है वो अलाउ कर सकती है किसी थर्ड पार्टी को कि भाई साहब आप इसका लाइसेंस लो और आप बनाना शुरू करें, हम उसके बारे में बाद में सोचेंगे, है ना, आप फिलहाल तो बनाना शुरू करो। तो ये आपका जो अधिकार है वो दिया जाता है कंपलसरी लाइसेंसिंग के तहत, और ये WTO के एग्रीमेंट के तहत मान्य है, ऐसा कहा जाता है, देख सकते हो। वेयर फॉर द पर्पज ऑफ कॉम्बैटिंग द हेल्थ इमरजेंसी WTO मेंबर इज अलाउड टू ओवरराइड ए पेटेंट एंड लाइसेंस। तो इसके तहत डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूस कर सकता है ग्लोबल वैक्सीन को फॉर इट्स ऑन डोमेस्टिक यूज, है ना। तो यही बात होती है कंपलसरी लाइसेंसिंग। तो कंपलसरी लाइसेंसिंग प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। एंड लेट्स गो टू द शॉर्टर न्यूज, आर्टिकल 3112 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट टीचर इनको टर्मिनेट किया गया फ्रॉम हिज सर्विसेज, वो भी विदाउट होल्डिंग एन इंक्वायरी। एंड अगर हम बात करें आर्टिकल 311 सब क्लॉज 2 की, तो इट मैंडेट्स की प्रायर इंक्वायरी हो अगर डिसमिसल, रिमूवल या रिडक्शन इन द रैंक किए जाते हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के। लेकिन आर्टिकल 3112 सब क्लॉज 2 सब क्लॉज सी, इसके तहत नो प्रायर इंक्वायरी इज रिक्वायर्ड अगर प्रेसिडेंट या फिर गवर्नर संतुष्ट है कि भाई साहब ये राज्य के सिक्योरिटी के हित में है, तो आपका इंक्वायरी भी नहीं हो पाएगा। एंड इट इज नॉट एक्सपीडिएंट टू होल्ड सच एन इंक्वायरी, है ना। तो यहाँ आप देख सकते हो, तो दोनों प्रोविजन है, प्रेसिडेंट सेटिस्फाई है तो कोई दिक्कत नहीं। स्पेशल 301 रिपोर्ट, इसके बारे में हमने बेसिकली ओनली IAS के PDF में डिस्कशन भी किया था। तो ये आपका स्पेशल 301 रिपोर्ट है, वो एनुअल रिव्यू करती है स्टेट की या फिर नेशंस की कि भाई साहब उस स्टेट में या नेशन में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन कितने हद तक अच्छी है, उसका इन्फोर्समेंट कितने हद तक अच्छा है ना। कौन से नेशंस, तो US ट्रेडिंग पार्टनर्स अराउंड द वर्ल्ड। एंड इस बार इंडिया एंड 8 अदर कंट्रीज इनको प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में डाल दिया गया है फॉर IP प्रोटेक्शन एंड इन्फोर्समेंट, है ना, प्रायोरिटी लिस्ट में डाल दिया गया। एंड पिछले साल भी भारत को इसी लिस्ट में डाला गया था, और इसमें कहा गया कि ओवर द पास्ट ईयर इंडिया रिमेन्ड इनकंसिस्टेंट इन इट्स प्रोग्रेस कि वो IP प्रोटेक्शन एंड इन्फोर्समेंट पर ध्यान दे, है ना। तो इसलिए डाल दिया गया, तो अच्छी बात नहीं है बेसिकली, अगर कहें तो प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में डाल देना। नाउ लेट्स मूव टू द कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे।
तो ये आपका आरबीआई के द्वारा कंडक्ट किया जाएगा एंड इसके तहत क्वालिटेटिव रेस्पॉन्स हाउस होल्ड की तरफ से लिए जाते हैं रिगार्डिंग देयर सेंटिमेंट्स कि भाई साहब जनरल इकोनॉमिक सिचुएशन क्या है, कैसी स्थिति है, एम्प्लॉयमेंट की क्या हालत है, आपके घर में रोजगार है या नहीं है, प्राइस लेवल क्या है, ये सब जो बेसिक डिटेल है ये सब पूछे जाते हैं, जिसके तहत इनपुट्स मिल जाएंगे सो दैट मॉनेटरी पॉलिसी को और अच्छे से इम्प्लीमेंट किया जा सके। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, P-8I पेट्रोल एयरक्राफ्ट। तो रिसेंटली यूएस अप्रूव्ड प्रपोज्ड सेल ऑफ 6 P-8I पेट्रोल एयरक्राफ्ट, किसे? तो भारत को। तो इसलिए आपका न्यूज में आया है P-8I आपका लॉन्ग रेंज मल्टी मिशन मेरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट है, जो बोइंग एक कंपनी है बेसिकली उसके द्वारा ऑफर की गई है इंडियन नेवी को। एंड P-8I अल्टीमेटली रिप्लेस्ड द एजिंग फ्लीट ऑफ इंडियन नेवीज आपका ट्यूपोलेव Tu-142 एयरक्राफ्ट, तो इसे रिप्लेस करेगा। एंड इसे डिजाइन किया गया है टू प्रोटेक्ट द वास्ट कोस्ट लाइन एंड टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया एंड इट कैन कंडक्ट एंटी सबमरीन वॉरफेयर, एंटी सरफेस वॉरफेयर, इंटेलिजेंस गैदरिंग, मैरीटाइम पेट्रोलिंग, सर्वेलेंस एंड रिकंसनेंस मिशंस। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, विटामिन सी। विटामिन सी आपका वाइटल न्यूट्रिएंट है हेल्थ के लिए, और अभी कोविड-19 में कहीं ना कहीं विटामिन सी के टैबलेट जरूर दिए जाते हैं, ये न्यूज में रहती है। इसीलिए बेनिफिट्स ऑफ विटामिन सी, तो ये आपका एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट यानी कि इट हेल्प्स इन रिमूविंग द अनवांटेड सब्सटेंस, जिसको रिएक्टिव ऑक्सीडेंट स्पीसीज कहते हैं, फ्रॉम द बॉडी। And also it helps the body to absorb the iron, it boosts the immune system, enhances the wound healing, and it helps the body produce collagen, L-carnitine and some neurotransmitter. सोर्स कहाँ से हो सकते हैं? खट्टे वाले फ्रूट, जैसे साइट्रस फ्रूट है, ऑरेंजेस है, ऑरेंज जूस है, पेपर है ना, पेपर के बारे में आपने सुना भी होगा, स्ट्रॉबेरीज, ब्रोकोली, ब्रसेल्स, पोटैटोज, ये सब आपके सोर्सेस है। परसिस्टेंट लैक ऑफ विटामिन सी इन वंस डाइट, तो उसके कारण क्या होगा? स्कर्वी, स्कर्वी आपने सुना भी होगा है ना, स्कर्वी मतलब विटामिन सी की कमी हो रही है। नाउ वी हैव द पटोला नाच। तो रिसेंटली इन कोलैबोरेशन विद यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड, चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड एंड असम बेस्ड ट्रस्ट, इन्होंने 3 शॉर्ट वीडियोज प्रोड्यूस किया था यूजिंग पटोला नाच, सो दैट मास अवेयरनेस क्रिएट किया जा सके कोविड के अप्रोप्रिएट बिहेवियर के ऊपर, और इसलिए न्यूज में रही है। तो पटोला नाच आपका स्ट्रॉन्ग पपेट्री है असम का, याद रखना, स्ट्रॉन्ग नहीं, स्ट्रिंग पपेट्री। पपेट्री के बारे में आपने सुना होगा, आपने पढ़ा भी होगा है ना। तो पटोला नाच आपका स्ट्रिंग पपेट्री है असम की, ये लोकेशन याद रखना, और इसे परफॉर्म किए जाते हैं 3 एरियाज विद 3 कैरेक्टरिस्टिक्स। लोअर असम जिसमें आपका पुटला वोराया एंड पुटला वायोना, अपर असम जिसमें मजूली आइलैंड आ जाती है, इन द स्टाइल ऑफ अंकिया नाट फॉर्म जो डेवलप करी गई थी शंकरादेव के द्वारा। नॉर्थ असम में आपका बोरो लार्जली फ्रॉम द मोबाइल थिएटर ऑफ असम इन टर्म्स ऑफ थीम्स एंड कॉस्ट्यूम। एंड नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन एंड लास्ट वन, मई डे यानी कि मई 1, ये आपका इंटरनेशनल लेबर डे के रूप में सेलिब्रेट किए जाते हैं, विच इज डेडिकेटेड टू वर्कर्स एंड लेबरर्स अक्रॉस द वर्ल्ड एंड दिस डे इनकरेजेस देम कि भाई साहब अपने राइट्स के लिए वेल अवेयर हो जाओ। 1889 में मार्क्सिस्ट इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस एडॉप्टेड ए रिजोल्यूशन फॉर इंटरनेशनल डेमोन्स्ट्रेशन, जिसके तहत दे डिमांडेड कि वर्कर्स को should not be made to work more than 8 hours a day, है ना, 8 घंटे से ज्यादा वर्कर्स को काम नहीं करवाने चाहिए। उसके बाद ये आपका एनुअल इवेंट बन गया, और उसी के बाद मई 1 जो है सेलिब्रेट किए जाते हैं लेबर डे के रूप, एंड मई डे वाज फर्स्ट सेलिब्रेटेड ऑन मई 1, 1890। तो ये थी फ्रेंड्स हमारी आज की डिस्कशन, होप आप लोगों को पसंद आई होगी, और पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।